Hello students, welcome to MEC, Meta Education channel, where you can change the way of your learning and understanding. Well student, in my previous videos, we are dealing with a system consist of two charges and calculate force on one charge due to another using Coulomb's law. But what happen if your system consists of more than two charges? Then how will you calculate net force on one charge due to rest of others? क्योंकि कूलम्स लॉ तो दो चार्जेस की म्यूचुअल इंटरेक्शन के बारे में बताता है और अब हमारे सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस पड़े, तो अब हम क्या करेंगे? नाउ इन दिस सिनेरियो आई विल यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. नाउ व्हाट इट टेल्स, लेट अस स्टडी अबाउट इट. Here I am considering a system of three like charges q1, q2 and q3, and this r1, r2 and r3 are their position vectors. Now r21 is displacement vector from charge q2 to q1 और ये r31 is displacement vector of charge q3 to q1. अब ये सिस्टम जो है like charges का है. So q2 exert force of repulsion on q1. Similarly this q3 exert force of repulsion on q1. तो यहाँ पे देखो ये जो F12 है ये बता रहा है फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2. और अगर मैं इसको कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट वेक्टर. अब जिन बच्चों को ये डाउट है कि यहाँ पे F12 ले रहे हैं और यहाँ पे 21 ले रहे हैं, वो ये डाउट को दूर करने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सिमिलरली अब अगर F13 की बात करें तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 नीचे R31 का स्क्वायर और R31 का यूनिट वेक्टर. बट हमने तो Q1 पे नेट फोर्स लगानी है. So here I will use principle of superposition, according to which net force on charge Q1 is equal to vector sum of forces exerted on this charge by the other charges. That is, if net force is F1, then it is equal to vector sum of these two forces. क्योंकि इस चार्ज पे यही दो फोर्सेस लग रही. Now vector sum doesn't means कि दो चीजों को simply add कर देना. It means resultant of that two things. जैसे हमने +1 में पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर और दोनों के बीच में एंगल थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे हम? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा. दिस इज द वेक्टर सम ऑफ A एंड B. यहां पे भी हम वेक्टर सम निकालेंगे. अब अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नीचे R21 का स्क्वायर R21 और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 का स्क्वायर R. और अगर यहां से कॉमन निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, दोनों में Q1 है, कॉमन आया, हमारे पास बचा this. So this is the net force on charge Q1. Similarly, if our system consists of n number of charges, then net force on charge Q1 is given by this equation. F1 vector is F12 vector plus F13 vector, so on F1n vector, where this term indicates the forces on charge Q1 due to the rest of the charges. Now this is principle of superposition that helps us to find the net force on any charge in a system of multiple charges. Now let's do some numerical problems on it. Here in this question we have given three charges placed at the vertices of an equilateral triangle और हमें ये A वाले चार्ज पे नेट फोर्स पूछी है. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग पहले A वाले चार्ज पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो निकालनी पड़ेंगी. तो अब देखो यहां B पे पड़ा है पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज A वाले पॉजिटिव चार्ज पे लगाएगा रिपल्सिव फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो F1. और यहां C पे पड़ा है नेगेटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स represented by this F2 vector. So now we calculate these forces using Coulomb's law.
सो F1 क्या होगा हमारा 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, सो 10 माइक्रोकूलम इंटू 5 माइक्रोकूलम, और नीचे दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था 5 सेंटीमीटर, सो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल करते समय बच्चों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज यूज एसआई यूनिट। तो यहां पे मुझे माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना होगा, और 1 माइक्रोकूलम में होते हैं 10⁻⁻⁶ कूलम। तो 10 माइक्रोकूलम की जगह लिखा मैंने 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम, यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम की जगह लिखा 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इस सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻⁻² मीटर। तो नीचे आ गया 5 × 10⁻² का स्क्वायर। और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो ये 9, ये 5 आगे आया, 10 की सारी पावर्स को इकट्ठे करें तो -6 -12, यहाँ पे 9 और 1 हो गया 10, तो ये बन गया मेरा 10⁻⁻², नीचे 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻⁻ आ गया -4। अब 9 5 45, नीचे 25, यहाँ पे आया 10⁻⁻² + 4, 45/25 × 10⁻², 45/25 × 100, 25 4 100, और ये आ गया मेरा 180 न्यूटन। सो F1 फोर्स जो आई वो आई 180 न्यूटन, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग BA, क्योंकि ये फोर्स जो है B से A की तरफ लग रही है। सिमिलरली अब अगर मैं F2 वेक्टर निकालूं तो वो आएगा 1/4πε0, पहला चार्ज आ गया मेरा 5 माइक्रोकूलम। अब यहां पे कई बच्चे गलती करेंगे, वो क्या करेंगे -10 माइक्रोकूलम लिख देंगे, और हमें पता है कि इन कूलम्स लॉ वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। साइन से हमारा कोई काम नहीं, तो यहां पे हम क्या लेंगे 10 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू F1, तो इसका मतलब F2 कम्स आउट टू बी 180 न्यूटन टू, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग AC, क्योंकि ये फोर्स जो है वो A से C की तरफ लग रहा है। yes. तो F1 और F2 दोनों की वैल्यू आई 180 न्यूटन। हमें तो चाहिए नेट फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट फोर्स ऑन चार्ज A, say F, is vector sum of these two forces, which in actual is the resultant of these two forces. तो अब हमें रिजल्टेंट निकालना होगा, और रिजल्टेंट कैसे निकलता है F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 cos of theta, where theta is angle between F1 and F2। अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल होते हैं 60 डिग्री, तो ये तो हुआ 60 डिग्री, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस टू एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर। अब अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 180 - 60, दैट इज 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब ये सारी वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो F1 180 का स्क्वायर, F2 180 का स्क्वायर, 2 × 180 × 180 × cos ऑफ 120 डिग्री। अब देखो यहां पे भी 180 का स्क्वायर, यहां पे भी 180 का स्क्वायर, और ये भी दोनों 180 का स्क्वायर बन गया, तो कॉमन आ गया 180 का स्क्वायर, तो यहां पे 180 का स्क्वायर आया कॉमन, अंदर बचा 1 + 1 2 × cos ऑफ 120 डिग्री। अब cos 120 कितना होता है, देखो cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 + 30, और cos 90 + थीटा क्या होता है sin थीटा, ये बन गया sin 30 डिग्री। और क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पे आएगा नेगेटिव। अब माइनस ऐसे ही sin 30 कितना होता है हमारा 1/2, तो यहां पे अगले स्टेप में वैल्यू आएगी -1/2। अब देखो 180 का स्क्वायर था, रूट से बाहर आके वो बन गया 180, अंदर 1 + 1 + 2 × -1/2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 180 √1 + 1 - 1, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आया 180 न्यूटन। तो हमारी जो नेट फोर्स है वो आई 180 न्यूटन। नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन, ये हमारी जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही है। सो फॉर डायरेक्शन लेट हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है नेट फोर्स F, वो बना रही है इस F2 के साथ अल्फा एंगल। नाउ अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर रोटेशन,
tan alpha is equal to f2 sin theta over f1 plus f2 cos of theta. Now f1 and f2 are equal, so यहां पे मैं f2 की जगह भी f1 लिख दूं, और थीटा कितना था हमारा 120 डिग्री. यहां से आया मेरा f1 साइन 120 डिग्री और नीचे से f1 दोनों निकले कॉमन और अंदर बचा 1 प्लस कॉस ऑफ 120 डिग्री. ये f1 से f1 कैंसिल हुआ. साइन 120, अब साइन 120 कितना होता है, सेम इसको लिख सकता हूं मैं साइन 90 प्लस 30. साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है हमारा कॉस ऑफ थीटा. अब 120 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव. और cos 30 कितना होता है हमारा √3/2. अब इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. साइन 120 की जगह √3/2 और नीचे 1 प्लस cos 120 की जगह -1/2. अगर इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आया √3. अब tan की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा कितना हो 60 डिग्री. इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आई मेरी 60 डिग्री. इट मींस जो नेट फोर्स थी वो इस फोर्स के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही थी. दिस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब ये भी 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी 60 डिग्री है. इसका मतलब ये दोनों अल्टरनेटिंग पेयर्स बना रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल है अगर ये लाइन और ये लाइन क्या होगी पैरेलल. इट मींस हमारी जो नेट फोर्स है वो पैरेलल है बीसी साइड के साथ. अब इस न्यूमेरिकल से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि जब दो वेक्टर्स इक्वल हो ना, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करके निकलता है. अब यहां पे देख लो, इन दोनों के बीच में एंगल था 120 और इनका जो रिजल्टेंट आया उसने कितना एंगल बनाया 60, तो ये बाइसेक्ट कर गया ना. तो कभी भी अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट जो होता है उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा. ये रिजल्ट हमें आगे बहुत काम आएगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू विद दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल नाउ इस वीडियो को अच्छी तरह समझो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना.